नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम हैं और आरपीएफ के चल ही रहे हैं एग्जाम। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। रिवीजन अच्छे से करते रहिए। जो भी आपने जहां से भी पढ़ाई की है, जो भी किताब पढ़ी है, जो भी नोट्स पढ़े हैं, बस रिवीजन अच्छे से करते रहिए और क्वेश्चंस हमारे साथ लगाते रहिए। डेली क्लास ये होती है रात को 8 बजे, मंडे से लेकर सैटरडे तक रेगुलर, सोमवार से शनिवार तक रेगुलर रात को 8 बजे ये क्लास होती है। छोटी क्लास होती है, आधा घंटे की क्लास होती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएं, आपके साथ नॉलेज शेयर की जाए, करंट अफेयर की जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएं। तो एक ही क्लास में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे आपका रिवीजन होता है, प्लस कुछ नई चीजें जो आप भूल गए हैं वो रिकॉल हो जाती हैं इस क्लास से। ठीक है, ये क्लास नंबर 20 है। क्लास नंबर 20 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे में, चाहे लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी का आगे होगा एग्जाम, ग्रुप डी का भी आगे होगा, आरपीएफ के चल रहे हैं, जूनियर इंजीनियर का होगा, तो किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास हेल्पफुल है। इस क्लास में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ कुछ स्टैटिक चीजें शामिल की जाती हैं और करंट अफेयर्स जो अभी के हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। सिंपल प्रश्न है आज की क्लास में, मुझे लग रहा है आसान सवाल है। हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो भारत में हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होती है। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होती है। इन पावर्स को या तो प्रेसिडेंट इस्तेमाल करता है और या अपने सबऑर्डिनेट जो इससे निचले स्तर पे ऑफिसर्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब इनसे प्रयोग करवाता है शक्तियों को। तो भारत में जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, यानी कि नाम मात्र का, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। अब यूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है और सारे कार्यकारी जो निर्णय हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जब हम बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका की, तो केंद्रीय कार्यपालिका में प्रेसिडेंट टॉप पर आता है। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति सबसे ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि सारे काम इन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो कि मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ठीक है, और तीसरा, एक चौथा और व्यक्ति एक आता है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनसे मिलकर जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव बनी होती है। इनसे मिलकर जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव बनी होती है और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं आपके 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल्स हैं ये इनसे रिलेटेड। तो ध्यान रखना, इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। राष्ट्रपति का ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। अब बस अंतर ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए इंडिया जो है एक गणराज्य है, यानी कि रिपब्लिक है। इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। रिपब्लिकन कंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसमें हेड ऑफ स्टेट का चुनाव हो, वो किसी वंश के आधार पर ना बने, हेरिडेटरी पोजीशन ना हो, चुनाव होके अगर हेड ऑफ स्टेट बन रहा है तो उसे रिपब्लिक कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वर्ड जुड़ा है, गणराज्य। इसका मतलब है कि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, देश का प्रमुख है, उसका
चुनाव होता है, चुनाव के जरिए ही वो चुनकर आता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, आगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, बार बार प्रश्न, तो ध्यान रखना जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, यही डील करता है राइट टू इक्वलिटी से, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, अब ये जो है आर्टिकल 14, ये किस कैटेगरी में आता है, तो आपको अच्छे से पता है भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें बात की गई है मौलिक अधिकारों की, जिसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। तो मौलिक अधिकार वाला जो चैप्टर है, जो भाग है, उसमें ये आता है। मौलिक अधिकार शुरू में 7 थे, शुरू में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया, और अब 6 फंडामेंटल राइट्स बने हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को जब हटाया गया तो इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और इसको हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को नई जगह दी आर्टिकल 300A, जहां पे इसे लीगल राइट बना दिया, यानी कि कानूनी अधिकार। ठीक है, जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में शामिल था तब इसकी लोकेशन थी आर्टिकल 31। क्लियर है, याद रखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आर्टिकल 14 है, क्योंकि पूछ रहा है प्रश्न के राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 14 उससे रिलेटेड आर्टिकल है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो ये सवाल तो पिछले में ही हो गया, भाग 3, भाग 3 इससे संबंधित है। द पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है वो संविधान में जोड़ी गई है, तो इसके लिए भारतीय संविधान में कौन से नंबर का संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया? तो ध्यान देंगे, आपने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व, राज्यों के नीति निदेशक तत्व, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, एक आर्टिकल है डीपीएसपी का आर्टिकल 40, जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अब इसी आर्टिकल को इंप्लीमेंट किया गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में 1992 में, और 73वें संविधान संशोधन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। इसे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, PRI। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारतीय संविधान में हुई, तो इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसके लिए बहुत सारी कमेटीज भी पहले बनाई गई, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी और गंगटन कमेटी, और इसके अलावा जो
74th अमेंडमेंट हुआ है इसके बाद, 73rd के अलावा 74th अमेंडमेंट हुआ है संविधान में। 74वां संविधान संशोधन 1992, तो इसके जरिए अर्बन लोकल बॉडीज जोड़ी गई शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम ये अस्तित्व में आए। तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हैं दोनों लोकल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन 73वां संविधान संशोधन रूरल एरिया में के लिए है जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए गए, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन एरिया के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए, जहां अर्बन लोकल बॉडीज शहरी स्थानीय निकाय बनाए गए जिसमें नगर पालिका नगर निगम ये आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन। आगे देखें, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत हो गया है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 17 बताता है। कौन सा बताता है? आर्टिकल 17। ये भी फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ये आर्टिकल 17, जो कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि उच्च जाति का व्यक्ति निचली जाति के व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, गाली गलौज एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, पब्लिक प्लेस पर उसको बेइज्जत नहीं करेगा। तो इस प्रकार के प्रावधान हैं इसमें। अब कई साल हो गए देखो आजाद हुए देश को, लेकिन इसको पूरी तरह से अभी इसका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, इसका पूरी तरह से कहें इम्प्लीमेंटेशन सरकार जो कर रही है उसमें क्लियरिटी नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि शहरों में तो आपको बहुत कम चीजें दिखेंगी, शहरों में आपको कोई भेदभाव नहीं दिखेगा, सब लोग एक जैसे हैं। लेकिन ये जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की प्रथा, ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिलती है अभी भी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिलती है अभी भी। ठीक है, अब SC/ST कम्युनिटी के लिए अलग से कानून भी आया, SC/ST एक्ट आया, अधिनियम, ठीक है, 89। तो इसमें जो है अगर ऐसा कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कोई करता है तो शिकायत करने पर तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, कानूनी कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी बहुत सारे केसेस आप न्यूज में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि एक दलित लड़के की बारात उच्च जाति के लोगों ने अपने मोहल्ले से निकलने पर रोक लगा दी, उसको मारा पीटा। तो ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप, आर्टिकल 17 जो भारतीय संविधान का है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसके तहत अस्पृश्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट, सजा का प्रावधान है कानून के अनुरूप। ठीक है, याद रखेंगे। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। समझिए इसको, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस मैक्सिमम है, 34 जजेस में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं, बाकी 33 अदर जजेस होते हैं। तो जब बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न है आपका CJI से रिलेटेड, तो CJI की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक,
अदर जजेस की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद। तो अभी ये 34 मैक्सिमम जज हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब कुल जजों की संख्या 8 थी। 8 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था और 7 अन्य होते थे। अब बात आती है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो जस्टिस संजीव खन्ना। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। ये वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, विच इज द यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की विधानसभा है। अब राज्यों में तो सभी में विधानसभा होती है, लेकिन हर यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होती। तो कुछ सिलेक्टेड यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे विधानसभा होती है। तो इसमें देख के बताइए किसके पास अपनी विधानसभा है। तो चंडीगढ़ के पास विधानसभा नहीं है। ध्यान रखना, विधानसभा होगी तो मुख्यमंत्री होता है, तो चंडीगढ़ का मुख्यमंत्री नहीं होता, यानी कि विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप में भी नहीं, अंडमान निकोबार में भी नहीं। दिल्ली में अपनी विधानसभा है, जो अभी चुनाव हुए थे दिल्ली में, है ना। और रेखा गुप्ता सीएम बनी है। रेखा गुप्ता जो है अभी दिल्ली में सीएम बनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्लियर? तो दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है। क्लियर? आगे, व्हाट इज द करेंट बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। इंडिया में जो जीडीपी की गणना की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना की जाती है, उसके लिए कौन सा आधार वर्ष इस्तेमाल किया जाता है? 2011-12। कौन सा? 2011-12 आधार वर्ष जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? जिससे हम कंपेयर करते हैं कि हमने कितनी ग्रोथ की है। आगे ये रिवाइज हो जाएगा। Which organization is responsible for regulate the stock market in India? इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, उसको नियंत्रित या रेगुलेट करने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? तो वो है दोस्त सेबी। सेबी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, इंडिया में एक तो होती है मनी मार्केट, इंडिया में एक है मनी मार्केट और दूसरी है कैपिटल मार्केट। दूसरी है कैपिटल मार्केट। ठीक है, दोनों को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती हैं। तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे, व्हाट डज रेपो रेट मीन इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो आरबीआई है वो एक पॉलिसी बनाती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये काम में आती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। ये
तो वहां यहाँ पर रेपो रेट पूछा है कि रेपो रेट क्या है। तो ध्यान रखना, रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होती है जब आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंकों को, आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स देते हैं ब्याज। तो कितना ब्याज देंगे, वही रेपो रेट कहलाती है। बस ये ध्यान रखना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी कि कर्ज जो मिलता है वो कम समय अवधि के लिए मिलता है, बल्कि बैंक रेट में कर्ज लंबी अवधि के लिए मिलता है और रेपो रेट में कर्ज कम अवधि के लिए मिलता है। बस दोनों में यही अंतर होता है, कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों में आरबीआई ही कर्ज देती है कमर्शियल बैंकों को। क्लियर, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए हैं? तो वो मध्य प्रदेश है। वो क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए गए हैं। यह पहल कोलकाता में एक जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बिहाफ पर ही अलर्ट होने के लिए ये प्रयास किया गया है, पिंक अलार्म सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट आईसीटीपी, जिसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है, किस द्वीप पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार। किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है आईसीटीपी पोर्ट। कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है आईसीटीपी पोर्ट। क्लियर है? आगे देखें। विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये डिस्कस किए हमने आज के प्रश्न। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखते रहिए अच्छे से। जो भी क्लास को इसको पहली बार देख रहे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, पूरी कंप्लीट पिछली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 2 की स्पीड पे जाके आप उनको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।